हेलो बच्चों, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में आज आगे बढ़ेंगे और आज के क्लास में बेसिकली हम लोग मॉलिक्यूलरिटी और सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। पहले बता देते हैं कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कभी कभी आपका बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछ देता है कि व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, या कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा बताइए इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तो हम लोग एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं मॉलिक्यूलरिटी पे, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी समझने से पहले हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम रिएक्शन को 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है सिंपल रिएक्शन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। सिंपल रिएक्शन को ही एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। सिंपल रिएक्शन को ही एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोला जाता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बता रहे हैं हम, रिएक्शन को 2 टाइप में क्लासीफाई कर लिए। एक तो हो गया मेरा सिंपल रिएक्शन, दूसरा है मेरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सर सिंपल रिएक्शन क्या होता है? तो बाबू बच्चा लोग, वैसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, वैसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, वैसे रिएक्शन को हम लोग सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंपल के साथ साथ इसी रिएक्शन को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं। तो सिंपल रिएक्शन कितना स्टेप में कंप्लीट होगा बाबू? 1 स्टेप में कंप्लीट होगा। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये मोर देन 1 स्टेप में होगा, 2 स्टेप में हो, 3 स्टेप में हो, मतलब इतना तो कंफर्म है कि 1 स्टेप से ज़्यादा में होगा, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे तो 1 स्टेप में होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब 1 स्टेप से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तो मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल participates in an elementary reaction is known as molecularity। सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी सिंपल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, हम उसी को मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है PCl5 टू गिव PCl3 प्लस Cl2। ये एग्जाम्पल है एलिमेंट्री रिएक्शन का। सर कैसे पता? क्योंकि ये रिएक्शन कितना स्टेप में हो रहा है? 1 स्टेप में। तो अगर इस 1 स्टेप में आप देखोगे तो PCl5 मेरा रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट का कितना मॉलिक्यूल है बाबू? 1 मॉलिक्यूल है। तो इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 1। और अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर मान लो मेरे पास एक रिएक्शन और है 2HI टू गिव H2 प्लस I2। यहाँ पर कितना मोल है बाबू? 2 मोल। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 2। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोल सकते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं हम कि सिंपल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा वही मेरा मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो PCl5 में कितना था बाबू? कुछ नहीं, मतलब 1 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर कितना है? 2। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी हो गया 1 और यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया? 2, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब वैसा रिएक्शन जो दिखता है कि 1 ही स्टेप में हो रहा है लेकिन वास्तव में 1 स्टेप में होता नहीं है। जैसे हम यहाँ पर एक रिएक्शन के एग्जाम्पल ले रहे हैं। मेरे पास रिएक्शन है 2NO2 प्लस F2 टू गिव 2NO2F।
ये रिएक्शन मेरा 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 में क्या होता है कि NO2 प्लस F2 टू गिव NO2 प्लस F, और दूसरे स्टेप में NO2 प्लस F टू गिव NO2F। अब देखो बाबू, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। जैसे ये मेरा रिएक्शन है, ठीक है, ये मेरा ओवरऑल रिएक्शन है। यही रिएक्शन जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है NO2F, ये 2 स्टेप में बन रहा है, पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप। अब जब ये दोनों स्टेप हमको पता है तो साथ में ये भी हमको पता है कि ये जो है वो स्लो स्टेप है और ये जो है वो फास्ट स्टेप है। बाबू हम यहाँ पे ये कैटलिस्ट नहीं लिखे हैं, ये हमको एक्सपेरिमेंटली पता है कि इस रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, मतलब ये रिएक्शन धीरे हो रहा है, और जो दूसरा है वो क्या है, फास्ट हो रहा है। तो तुम बोलोगे कि सर इसके लिए हम मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालें, ठीक है। अगर हम जनरल देखें, भूल जाए कि हाँ कैसे पता चल रहा है कि कौन सा स्टेप स्लो है फास्ट है, तो अगर हम नॉर्मल जैसे देखते हैं बिना कुछ समझे, तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, मतलब इसका मॉलिक्यूलरिटी तो 3 होना चाहिए। नहीं, इसका मॉलिक्यूलरिटी 3 नहीं होता है। तो सर कैसे निकालेंगे? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है, ए बच्चा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है हम लोग उसको ही मानते हैं RDS। RDX नहीं बच्चा लोग, हम इसको क्या मानेंगे, RDS। और RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो जो स्लो रिएक्शन का हम मॉलिक्यूलरिटी चेक करेंगे और वही स्लो स्टेप का जो मॉलिक्यूलरिटी होगा वो रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। तो देखो ये स्टेप मेरा जो पहला स्टेप है ये स्टेप स्लो है, तो इसका एक, तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये रिएक्शन कैसा है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अगर हम केवल ऊपर से देखते तो हमको लगता है कि अरे ये तो ट्राई मॉलिक्यूलर है, इसका मॉलिक्यूलरिटी 3 है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 2 है। अब तुम बोलोगे कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा रिएक्शन स्लो है और कौन सा रिएक्शन फास्ट है? तो बच्चा लोग, विद्यार्थियों, एक बात समझ लो कि आपके लेवल में या किसी भी लेवल में हम देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन स्लो है और कौन सा रिएक्शन फास्ट है। मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट के बाद ही हमको पता चल रहा है कि ये स्लो और ये क्या है, फास्ट है। इसीलिए आपके अनुसार आपके बोर्ड में, आपके लेवल में जो क्वेश्चन पूछेगा मॉलिक्यूलरिटी का, वो या तो एलिमेंट्री पूछेगा, सिंपल रिएक्शन का पूछेगा, और अगर कॉम्प्लेक्स पूछा तो ये क्लियर मेंशन कर देगा कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो 2 या 3 स्टेप हो रहा है उसमें से कौन सा स्टेप RDS है, कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, हम उसी स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी को लिख देंगे, ठीक है। वो मेंशन रहेगा, आपको पता, आप देख के नहीं बता सकते हैं बाबू, देख के बता ही नहीं सकते कि कौन सा रिएक्शन आपका एलिमेंट्री है, कौन सा रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, वो आपको मेंशन रहेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मॉलिक्यूलरिटी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए आपको। जैसे हम आपको ऑर्डर का बताए थे कि ऑर्डर क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, हम बताए थे कि ऑर्डर मेरा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकली हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ऑर्डर 0 भी होता था, फ्रैक्शन में भी होता था, निगेटिव भी होता था, ठीक है ना। अब सुन, मॉलिक्यूलरिटी मेरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम इसको थ्योरेटिकली पता लगा सकते हैं, रिएक्शन देख के बता देंगे कि कौन सा है, कितना मॉलिक्यूल है, 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर है, 2 है तो बाई मॉलिक्यूलर है, 3 है तो ट्राई मॉलिक्यूलर है। तो मॉलिक्यूलरिटी मेरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी 0 होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट 0, और जब रिएक्टेंट 0 तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, मॉलिक्यूलरिटी जनरली बोल रहे हैं 3 से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं होता है।
इस बात को याद रखिएगा। आप बोलोगे सर जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते थे तो वहाँ पर तो 15, 17, 18 होता था कि हम लोग 7H2O लेते थे, 3H2O लेते थे, 5HTO लेते थे, 28H+ लेते थे, आप लोग सिखाए हम। तो सर वो क्या था? बाबू वो मेरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जब हम उसका स्टेप निकालेंगे तो कोई छोटा स्टेप होगा जो RDS होगा, जिसका मॉलिक्यूलरिटी 3 से क्या होगा? कम होगा। अच्छा सर 3 से मॉलिक्यूलरिटी ज़्यादा क्यों नहीं होता है? हम इसको एक्सप्लेन करेंगे जब हम आपको कॉलिजन थ्योरी पढ़ाएंगे तो, और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं कर सकता है, और अगर आपस में कोलाइड नहीं करेगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना हम लोग मान के चलते हैं कि रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा हम अगले लेक्चर में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम जब कॉलिजन थ्योरी पढ़ाएंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे 3 से ज़्यादा क्यों नहीं होता है। तो ये था मेरा क्या? मॉलिक्यूलरिटी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन पूछता भी है बोर्ड में 3 नंबर का कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में 3 डिफरेंस लिखना है। एक तो डिफिनेशन हो जाएगा, बाकी आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो टॉपिक है मेरा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तुम बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे, सूडो मतलब क्या? बाबू सूडो का मतलब फॉल्स होता है, झूठ बोल सकते हैं, झांसा देना बोल सकते हैं। जिसमें तुम लोग माहिर हो, तुम लोग हो सूडो स्टूडेंट, लगता है कि पढ़ रहे हो लेकिन वास्तव में पढ़ते नहीं हो। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो जी? ए बुतरू लोग, पढ़ते हो कि फाके मारते हो तुम लोग? चलो तो सर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? आराम से सुनना, आसान है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बोलता है वैसा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, वैसा बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो लगता है कि हायर ऑर्डर का होगा। मतलब मेरे पास कोई बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जो ऐसा लगता है कि वो हायर ऑर्डर का होगा। वो या तो सेकेंड ऑर्डर का हो जाए या तो थर्ड ऑर्डर का हो जाए, लेकिन वास्तव में वो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। मतलब लगता कुछ और है और होता कुछ और है। मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर के जैसा दिखता नहीं है लेकिन बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर के जैसा। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वैसा रिएक्शन जो लगता है कि हायर ऑर्डर का है। हायर ऑर्डर बोलने का मतलब सेकेंड ऑर्डर हो लेकिन होता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वैसे रिएक्शन को हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है RCOOR, ठीक है, प्लस H2O टू गिव RCOOH प्लस ROH। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहें तो हम मान के चलते हैं इनिशियली इसका कंसंट्रेशन मेरे पास था 0.01 मोलर और वाटर का कंसंट्रेशन मेरे पास था 30 मोलर। रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है तो ये कितना होगा बाबू? 0, और ये भी कितना? 0। क्लियर दिख रहा है कि इसका 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए। तो अगर हम मान रहे हैं कि इसका 0.01 रिएक्ट कर गया, तो अगर इसका 0.01 रिएक्ट करेगा तो इसका भी रिएक्ट करेगा 0.01, तो ये बनेगा 0.01 और ये बनेगा 0.01। ठीक है, अच्छा मेरे पास बचा कितना? इसका 0.01 था जिसमें से इतना रिएक्ट कर गया तो ये तो खत्म हो गया, 0 बचा। लेकिन इसका 30 में ख़त्म कितना हो रहा है? 0.01, तो ये बचे कितना? 29.99। ठीक है, अगर हम इसके लिए रेट लिखेंगे, अगर हम इसके लिए रेट लॉ लिखना चाहें तो चूंकि ये दोनों रिएक्टेंट हैं तो हम लिख सकते थे बाबू कि रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2O और कंसंट्रेशन ऑफ RCOOR। अब यहाँ पर लग रहा है कि ये हायर ऑर्डर है, ये रिएक्शन मेरा बाई मॉलिक्यूलर है, एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका, तो रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है।
लेकिन अगर हम ऑर्डर का बात भी करेंगे तो चूंकि यहाँ का दोनों का कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है तो रिएक्शन मेरा सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन में तो चेंज हो रहा है, लेकिन वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। बाबू ये लार्ज है, सर लार्ज कहाँ है? बिल्कुल है बाबू। अगर हम 0.01 का रिस्पेक्ट में बात करेंगे, अगर हम 0.01 का रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो 30 बहुत ज़्यादा है। और तुम देखो कि जब रिएक्शन कंप्लीट भी हो जा रहा है, जब रिएक्शन कंप्लीट भी हो जा रहा है, फिर भी वाटर का कंसंट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि चेंज नहीं हो रहा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि चेंज नहीं हो रहा है, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है। मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले 30 था, खत्म होने के बाद कितना है? 29.99। मतलब कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है वो बहुत स्मॉल हो रहा है, और इतना स्मॉल हो रहा है कि हम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान के चल सकते हैं। तो अगर हम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान के चलेंगे, किसका कंसंट्रेशन? जो ज़्यादा है। आखिर वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट क्यों रह रहा है? क्योंकि वाटर इतना ज़्यादा है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ये तो मेरा पहले से कांस्टेंट था, ये भी ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट। तो हम लिख दे रहे हैं रेट इज इक्वल टू के डैश। हम इस के H2O को एक साथ क्या लिख दे रहे हैं? के डैश। क्यों सर? क्योंकि ये कांस्टेंट था और ये भी ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के डैश RCOOR। तो तुम देखो रिएक्शन मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, लग रहा था कि हायर ऑर्डर का है, लग रहा था कि हायर ऑर्डर का है, लेकिन चूंकि वाटर एक्सेस में था, इतना ज़्यादा था कि वाटर का कंसंट्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ नहीं, और कोई चेंज हुआ नहीं मतलब वाटर भी ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट है। मतलब क्या है? मतलब पहले हमको लग रहा था कि इस रिएक्शन का रेट वाटर का कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और RCOOR के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखें कि वाटर का कंसंट्रेशन तो चेंज कर नहीं रहा है, कर भी रहा तो बहुत छोटा, इतना कम कर रहा है कि करे नहीं करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हम मान के चल रहे कि ये दोनों टर्म मेरा क्या है? कांस्टेंट। और जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है केवल इस पे। ठीक है, तो रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन कैसा फर्स्ट ऑर्डर? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलने का मतलब कि ये लग रहा था कि हायर ऑर्डर का है, लेकिन वास्तव में ये हायर ऑर्डर का नहीं है। ये कौन सा ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है। क्लियर है? अब तुम बोलोगे सर ये तो आप हमको एक एग्जाम्पल लेके बता दिए, लेकिन हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर है और कौन सा रिएक्शन नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर है? तो बाबू अगर मान लो हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना थोड़ा सा। मेरे पास रिएक्शन है A + B टू गिव Y, A + B टू गिव क्या? Y। इंफॉर्मेशन क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो B है वो प्रेजेंट है लार्ज एक्सेस में, मतलब ये जो B है ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर B बहुत ज़्यादा है तो अभी तुरंत पढ़ाएं कि अगर जब एक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, एक का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं करेगा। तो इसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या? A। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर कहीं पर भी लार्ज एक्सेस लिखा रहा, ए बाबू अगर कहीं पर भी लार्ज एक्सेस लिखा रहा तो आप रेट लॉ में उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लार्ज एक्सेस में है तो उसका कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं करेगा, और अगर रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा है मतलब वो ऑर्डर डिटरमाइन करने में भी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो हम आपको क्या बताएं? पहले तो बताया मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। बताएं आपको 2 टाइप का रिएक्शन था, एक आपका एलिमेंट्री, एक आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगा। तो हम देखेंगे कि कितना स्टेप में हो रहा है, उसी स्टेप में जो स्लो स्टेप होगा उसी से हमको पता चलेगा क्या? मॉलिक्यूलरिटी। दूसरा बताएं आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब वैसा रिएक्शन जो लगता है हायर ऑर्डर का लेकिन होता कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे पता चलेगा? जो लार्ज एक्सेस में होगा, जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, हम उसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो रिएक्शन कैसा मिलेगा हमको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
तो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थ्योरेटिकल चीज़ है, याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगले 2 वीडियो लेक्चर में, एक में हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन और एक में डिस्कस करेंगे कॉलिजन थ्योरी। उसके बाद हम आपको एक प्रोवाइड करेंगे डाउट क्लास, और उसके बाद हम लोग आज कितना तारीख है, डेट कितना है आज, 28। तो उसके बाद अगला संडे कौन है 28 के बाद? अगला संडे का अगला संडे। ए बाबू डेट बताओ, डेट बताओ। डेट आज अनाउंस कर देते हैं। अगला संडे 4 है ना, और 4 के बाद 12 जुलाई को आप लोग का केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट होगा। तो जो लोग ग्रुप में हैं उनको तो टेस्ट देना ही है, जो लोग बाहर के हैं वो लोग इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग आपको भी ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे आपको कैसे टेस्ट देना है, क्या किया जाएगा, ये सब बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू।